नमस्कार। मैं अगले लगभग 15-20 मिनट तक आपसे चर्चा करूंगा। वो चर्चा मैं आपसे प्लेटो के ऊपर करूंगा। राजनीति दर्शन का पिता, हम कहें कि जहां से राजनीति दर्शन की शुरुआत हुई प्लेटो से, हम उसकी चर्चा करेंगे। और मैं ये बताऊंगा कि प्लेटो से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पिछले विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो पीजीटी के एग्जाम्स हों या वो स्कूल लेक्चरर के एग्जाम्स हों या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर वो यूजीसी नेट के एग्जाम हो। तो इन विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपसे उनके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं इनकी एक सीरीज चलाऊं ताकि आपको विभिन्न विषयों के ऊपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पीछे आ चुके हैं उनकी आपकी समझ विकसित हो जाए। क्योंकि मान के चलिए कि अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे ना, तो 10 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होते हैं जो किसी न किसी रूप में रिपीट होते हैं। रिपीट का तात्पर्य कि हो सकता है हूबहू नहीं हो, लेकिन उससे संबंधित जरूर होते हैं। तो अगर आप इनको भी ढंग से कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके 10 क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं। आपकी तैयारी की शुरुआत हमेशा ही ओल्ड पेपर से होनी चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उसकी टिपिकलनेस क्या है, वो विश्लेषणात्मक है, वो तथ्यात्मक है, वो है कैसा। तो आज हम प्लेटो से शुरुआत करेंगे। पहला ही क्वेश्चन जो यूजीसी नेट ने पूछा है, ऊपर ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आया हुआ कहाँ है। जब तक इस दुनिया के राजा और राजकुमारों में दार्शनिकता वाला स्वभाव और क्षमता नहीं होगी, तब तक नगर राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता। सुकरात भी यही कहा करता था, यही बात प्लेटो कहा करता था। प्लेटो कहता है कि राजा अगर दार्शनिक होगा तो ही एक आइडियल स्टेट का निर्माण हो पाएगा। फिर कारण पूछा है, किसी भी राज्य में रिपब्लिकन का उद्देश्य तभी परिपूर्ण होगा जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और शुभ के विचार पर आधारित रहते हुए शासन किया जाए। आपको उपयुक्त उत्तर छांटना है। क्या होगा इसका? देखिए, ये इसका उत्तर आप एक बार देखिए क्या हो सकता है। ये पहला वाक्य ये कह रहा है कि एक दार्शनिक राजा जरूर चाहिए एक अच्छे नगर राज्य के लिए, एक आइडियल स्टेट के लिए। दूसरे में ये कह रहा है कि जो रिपब्लिक है उस पुस्तक का उद्देश्य तभी होगा जब न्याय और शुभ के विचार पर आधारित रहते हुए शासन किया जाए। तो पहले में दार्शनिक राजा है और दूसरे में न्याय और शुभ के विचार पर रहते हुए शासन करना है। तो ये दार्शनिक राजा का वर्णन नहीं है, बल्कि ये दूसरे में रिपब्लिकन का उद्देश्य दिया हुआ है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो ये दार्शनिक राजा की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेटो की एक संवाद है, ये पुस्तक है। प्लेटो की पुस्तकों को संवाद कहा जाता है क्योंकि डायलॉग शैली में लिखी गई है, संवादात्मक शैली में लिखी गई है। निम्नलिखित में से इस संवाद के पात्र कौन है? देखिए, अपोलोजी जो इनका संवाद है, इसमें वर्णन है कि सुकरात के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे युवाओं को पथभ्रष्ट करने के न्यायालय में, और सुकरात ने इनका जो विरोध किया था, इसके विरोध में जो तर्क दिए थे और खुद को बचाने के लिए, वो इस अपोलोजी में वर्णित है। सुकरात और क्रीटो, सुकरात और पोलीमार्स, सुकरात और उसके अभियोक्ता, सुकरात और प्लेटो। देखिए, इसके जो पात्र हैं, एक तरफ सुकरात हैं, दूसरी तरफ सुकरात के ऊपर आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि सुकरात ने गलती की है। तो प्लेटो के इस संवाद में सुकरात और उसके ऊपर आरोप लगाने वाले हैं। एक छोटी सी मजेदार आपको मैं कहानी सुनाता हूं। कभी आप सुकरात के बारे में पढ़ना, बड़ा आनंद आएगा। एक दिन मैं सुन रहा था, ये रेडियो पिंक सिटी के ऊपर सुकरात की इस अपोलोजी और इससे संबंधित कुछ मैटर आ रहा था। तो क्रीटो सुकरात का सबसे अच्छा दोस्त था। क्रीटो खुद एक संवाद है, एक डायलॉग, एक पुस्तक है प्लेटो की क्रीटो के नाम से। तो अंतिम समय है,
सुकरात को उस दिन जहर का प्याला देके और सुकरात को मारना है उस दिन, यानी सुकरात को जहर का प्याला दीजिएगा, मरेगा उस दिन सुकरात। तो देखिए उसमें क्या दृश्य होते हैं उस दिन के, बड़ा वो आंखें आंसू आ गए आंखों में कि सुकरात को चारों तरफ से उस दिन भी, जबकि दोपहर तक आते आते सुकरात को जहर का प्याला देना है, चारों तरफ से उनके शिष्यों ने घेर रखा है, उनसे जो चर्चा परिचर्चाएं करने वाले उन्होंने घेर रखा है। और चर्चा क्या चल रही है? आसमान के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, विज्ञान के बारे में, इन मुद्दों पे चर्चा हो रही है। और पूरा उस तन्मयता से पूरा सुकरात उसमें डूबा हुआ है। तभी सुकरात की पत्नी आती है मिलने के लिए और वो कहते हैं कि आज अंतिम दिन है और आपको जितना भी समय बचा है मेरे और बच्चों के साथ बिताना चाहिए। तो सुकरात अपने शिष्यों से कहता है कि इस औरत को बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि थोड़ा सा समय बचा है, मैं इसको ज्ञान चर्चा में व्यतीत करना चाहता हूं। तो फिर उनके शिष्य उस पत्नी को, रोती बिलिखती को बाहर छोड़ आते हैं। सुकरात के मन मस्तिष्क और हृदय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो दोबारा ज्ञान चर्चा में तल्लीन हो जाता है, जैसे कि उसकी शुरुआत से आदत थी। देखिए मरने के 4 घंटे बचे हैं और एक व्यक्ति कर क्या रहा है। अंतिम समय में क्रीटो लास्ट में बचता है जहर का प्याला देने से पहले। तो क्रीटो कहता है, भाई तूने तुझसे निश्चय ही कर लिया है मेरे दोस्त सुकरात कि तेरे को मरना ही है, तो तू ये बता कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो सुकरात क्रीटो से कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैंने अपने छोटे बेटे से वादा किया था कि जब मैं कभी बाहर गया तो मैं तेरे लिए लकड़ी का रेडू लेके आऊंगा। रेडू, देखिए मुझे नहीं पता अभी आप में कितने जानते हैं रेडू के बारे में। बच्चा जब पहले चलना सीखता था तो गांव में उसको 3 टायर वाला एक पकड़ के और रेडू से चला करता था जब बच्चा शुरुआत में चलना सीखता है। तो कि मैंने उसे वो लकड़ी का रेडू लाने का वादा किया था। तो अब मैं थोड़ी देर बाद तो मेरी डेथ हो जाएगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे बेटे को वो रेडू ले जाके दे ताकि उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। एक ऐसे महान व्यक्ति कि भी अपने पुत्र संतान के प्रति इतनी मोह भी हो सकता है, ये भी हमने देखा। तो कहाँ पत्नी के प्रति मोह नहीं था, कहाँ संतान के प्रति मोह है। खैर बहुत ही मजेदार पात्र है सुकरात, आप जरूर पढ़ें जब भी आपको मौका मिले। तो इसमें सुकरात और उसके अभियोक्ता जो आरोप लगाने वाले हैं उनकी आपस में संवाद है। ये अभियोक्ता उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सुकरात अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का जवाब दे रहा है अपोलोजी के अंदर। मूल पाठ यानी इनके संवाद है, इनको आपको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है कि पहले कौन सा लिखा गया, बाद में कौन सा लिखा गया। तो देखिए कई बार हमें याद नहीं रहता कि पहला कौन सा लिखा गया। हम प्लेटो की 3 पुस्तकें जरूर अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हम एक पढ़ते हैं रिपब्लिक। देखिए इसका भले ही हम हिंदी गणराज्य कर लें, लेकिन इसका तात्पर्य है गणराज्य नहीं है, वो रिपब्लिक नहीं है जहां जनता के द्वारा चयनित नेता बैठता हो, राष्ट्राध्यक्ष बैठता हो। यहाँ रिपब्लिक का तात्पर्य है शासन व्यवस्था या राज व्यवस्था है यहाँ। तो इन 3 पुस्तकों के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं कि ये पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई। तो देखिए सबसे पहले रिपब्लिक लिखी गई, उसके बाद स्टेट्समैन लिखी गई, और अंतिम समय में जब सुकरात व्यवहारिक हो गया था तब उसने लॉज लिखी थी। तो ये हम पढ़ते हैं कि ये इसकी लास्ट पुस्तक थी। तो देखते हैं क्या 2, 3, 4 से क्वेश्चन सही हो रहा है क्या? 2, 3 और 4। देखिए 2 नहीं हो रहा, कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ है। सबसे पहले ये आई क्षमा, ये 1 नंबर पे है, फिर 2 आई, फिर 4 आई, फिर ये लास्ट में आई। तो सॉरी 2, 4 और 3, मैं ये कह रहा था 2, 4, 3 ये सही हो रहा है। तो ए है इसका उत्तर। यानी पहले अपोलोजी आई, फिर गणराज्य आई, फिर स्टेट्समैन आई और अंत में लॉज आई। इन 3 पुस्तकों के बारे में जानते हैं। अगर आप 3 पुस्तकों के बारे में जानते हैं कब आई थी तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, ये प्रश्न आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा? ये फैक्ट है कि रिपब्लिक इस कारण से आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि भलाई के विचार के ऊपर एक वैज्ञानिक आक्रमण हो। वैज्ञानिक आक्रमण या इसको तार्किक आक्रमण कह सकते हैं कि भलाई के विचार को तर्क के द्वारा साबित कैसे किया जाए। हम ये चाहते हैं सिर्फ कल्पना ही नहीं हो बल्कि तर्क के द्वारा चीजों को साबित किया जाए। तो ये है, ये प्रोफेसर डर्निंग का कहा हुआ है, प्रोफेसर डर्निंग। किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना परक मूलक, हिंदी तो वो टफ है, आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा है? तो ये है एम बी फोस्टर। एम बी फोस्टर ने एक पुस्तक लिख रखी है
वेस्टर्न थिंकर्स के ऊपर। इसमें उन्होंने प्लेटो के न्याय को आर्किटेक्टियन थ्योरी ऑफ जस्टिस या आर्किटेक्टियन थ्योरी कहा है। देखिए, आर्किटेक्टियन होता है शिल्पकार, ये जो अपने मकान का मैप बनाता है और नक्शा बनने के बाद उसको जो अंतिम रूप देता है। जैसे हम करते हैं कि ली कर्बूजियर ने क्या बनाया या फिर दिल्ली किसने बसाई, वो होता है आर्किटेक्टियन। तो ये आर्किटेक्टियन है कैसे प्लेटो का न्याय? इसका तात्पर्य ये है कि जैसे एक आर्किटेक्ट है, वो राजमिस्त्री को, लकड़ी वाले मिस्त्री को, प्लम्बर को, सबको एक साथ जोड़ के और एक अच्छे भवन का निर्माण करता है, उसी प्रकार न्याय भी साहस को, संयम को और बुद्धि को जोड़ के और एक आदर्श राज्य का निर्माण करता है। इसलिए एम बी फोस्टर ने प्लेटो के न्याय को आर्किटेक्टोनिक कहा है। कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता, टोटलिटेरियन नहीं मानता? कार्ल पॉपर तो अवश्य मानता है कि है ये। इनकी तो खुद की पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, खुले समाज और उसके दुश्मन, 1945 में आई थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। R.H. क्रॉसमैन भी कहते हैं कि ये टोटलिटेरियन और फांसीवादी है। बर्ट्रैंड रसेल भी यही कहते हैं कि ये फांसीवादी है। और बर्ट्रैंड रसेल क्यों, हन्ना आरेंटे या हन्ना आरेंट ये भी कहती है कि ये जो प्लेटो था ये फांसीवादी था। यानी फांसीवाद का अगला रूप टोटलिटेरियन होता है। टोटलिटेरियन का तात्पर्य वो शासक जो समस्त प्रकार के सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और अपने नागरिकों के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, चाहे जीवन का कोई क्षेत्र हो, वो चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे उसका पारिवारिक क्षेत्र हो, यहाँ तक जब पहुंच जाता है कोई शासक, तब हम उस शासक को टोटलिटेरियन कहते हैं। यानी तानाशाही की सर्वोच्च अवस्था होती है टोटलिटेरियन। तो कौन नहीं कहता? आर निस्बेट नहीं कहता, बाकी कार्ल पॉपर कहता है, क्रॉसमैन कहता है, हन्ना आरेंटे भी कहती है, बर्ट्रैंड रसेल भी कहते हैं, लेकिन R.H. निस्बेट इसको टोटलिटेरियन नहीं कहते। कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। पहले तो हम देखें कि काली पोलिस क्या है। रिपब्लिक में प्लेटो, इयान एंड एडम्स की एक बुक आती है, उससे लिया हुआ ये पर्सन, इयान एंड एडम्स की। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर पुस्तक है। इसमें 15-20 एक पॉलिटिकल थिंकर्स है, यहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है काली पुलिस वाला, इयान एंड एडम्स में से। ये काली पुलिस है क्या? रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य है, जिसको हम आइडियल स्टेट कहते हैं, उसी को ग्रीक भाषा में कैलीपोलिस कहा गया है। यानी अब प्लेटो की रिपब्लिक पढ़े तो जहां जहां आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट शब्द आएगा, उसकी जगह वहां कैलीपोलिस लिखा हुआ है। कैलीपोलिस का तात्पर्य है सुंदर नगर, ब्यूटीफुल सिटी, सुंदर नगर, या हम उसको कह सकते हैं अधिकतम खुश मानव समुदाय। तो ये काली पोलिस। इसके साथ साथ एक शब्द और देख लेते हम, वो है मैग्नीशिया। इनकी पुस्तक है द लॉज। तो लॉज में जो आइडियल स्टेट है उसका नाम मैग्नीशिया है। देखिए क्वेश्चन और तैयार हो गया। काली पोलिस का तात्पर्य है सुंदर नगर, ये रिपब्लिकन का जो सबसे जो आइडियल स्टेट है। और द लॉज में उसी काली पोलिस को मैग्नीशिया कहा गया है, जो कि नॉक्टर्नल काउंसिल। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, 87% नॉक्टर्नल काउंसिल बहुत बार पूछा जाता है। ये मैग्नीशिया जो है, ये नॉक्टर्नल काउंसिल इसमें महत्वपूर्ण होती है, जिसको 87% या 89% बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण होती है नॉक्टर्नल काउंसिल। द लॉज में वर्णित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, उसके द्वारा ये संचालित होगा मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया आइडियल स्टेट है द लॉज में जो वर्णित है, और कालीपोलिस आइडियल स्टेट है जो रिपब्लिक में वर्णित है। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ये दोनों सही है। किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? धातुओं और धरती से जन्मे लोगों का मिथक, ये सही है। धातुओं और धरती के मिथ का तात्पर्य है कि
कोई दार्शनिक राजा जब बनेगा तो उसके पास न तो सैन्य शक्ति होगी क्योंकि वो सैनिकों के पास होगी, और न ही उसके पास आर्थिक शक्ति होगी क्यों उत्पादकों के पास होगी। तो लोग क्यों मानेंगे दार्शनिक बात, राजा की बात? क्यों ज्ञानवान व्यक्ति का वो नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्योंकि नेतृत्व करने में सक्षम होता है वो तो या तो पैसे वाला व्यक्ति होता है या जिसके पास शारीरिक बल होता है। आर्थिक और शारीरिक बल नेतृत्व करते हैं, बुद्धि बल कैसे नेतृत्व करेगा? तो इसके लिए वो कहता है कि लोगों में एक मिथक देना पड़ेगा, और मिथक होगा कि जैसे सारे लोग धातु और धरती से जन्मे हैं फिर भी वो अलग अलग होते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, पीतल है, स्टील है, सॉरी ये आपका कोई और तांबा कर लो, ये सारे के सारे देखिए धातु धरती से पैदा हुए। इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि सभी धातुओं की वैल्यू एक जैसी है, नहीं। सोना महंगा होता है और बाकी चीजें, लोहा सस्ता होता है। वैसे ही सारे लोग भले ही एक ही तरीके से जन्मे हैं, उसके बावजूद उनमें अंतर होता है। तो ये है गुफा का रूपक है ये दर्शन को समझाने के लिए कि कैसे हम गुफा में बंद प्राणियों की तरह हमेशा ही भोग विलास में और अज्ञान में डूबे रहते हैं। श्रोणी मध्य का नियम, गोल्डन मीन, ये तो नहीं है। देखिए अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी है आपने पॉलिटिकल साइंस, तो गोल्डन मीन है ये तो अरस्तु का है। श्रोणी मध्यमान कि आपको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है बल्कि मध्य के अंदर रहना है। विभाजित रेखा का रूपक, विभाजित रेखा का तात्पर्य है कि जब हम गुफा का रूपक पढ़ते हैं, गुफा की कहानी पढ़ते हैं, ये गुफा की कहानी एक दार्शनिक चर्चा है, सुकरात और एक प्लेटो का भाई है, उन दोनों के मध्य। और गुफा के इस रूपक के द्वारा, इस कहानी के द्वारा सुकरात उसको दार्शनिक ज्ञान दे रहा है, आत्मज्ञान दे रहा है। यहां विभाजित रेखा का तात्पर्य है कि जब हम ज्ञान और अज्ञान के मध्य, हम वास्तविक दुनिया यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फॉर्म्स के मध्य और मैटर के मध्य भेद करना सीख जाते हैं और फॉर्म को यानी आत्मा को महत्वपूर्ण मान लेते हैं, शरीर को द्वितीयक मान लेते हैं, तो इसका तात्पर्य हम ज्ञानवान हो गए हैं। तो ये सारी चीजें वर्णित है। तो इसका 1 है, 2 है और 4 है। 1, 2 और 4 देखिए डी के अंदर है। तो इसका तात्पर्य 3 को छोड़ दें क्योंकि ये तो अरस्तु का है। तो 1, 2 और 4 ये यहां बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म, और गुफाओं का रूपक, एलिगेरी ऑफ केव्स, अभी तो आया था गुफाओं का रूपक, ये किससे संबंधित है? देख मैंने कहा ना किसी न किसी रूप में क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। तो इनका संबंध है वो प्लेटो से। बिना देखे आप कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ फॉर्म, आकृति का या आकार का नियम बोलते हैं इसको, इंग्लिश ज्यादा सी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इसको कई बार थ्योरी ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है, यानी आत्मा का सिद्धांत कह लीजिए। और प्लेटो ने इस आत्मा के सिद्धांत को गुफा के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ये प्लेटो का है। निम्नलिखित में से क्या प्लेटो के चिंतन से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन दिक्कत पैदा करते हैं। देखिए यहीं से उल्टा शुरुआत करते हैं, गणतंत्रवाद। इसके आगे इंग्लिश देखेंगे तो रिपब्लिकनिज्म है। तो रिपब्लिक आप सोचिए किसी पुस्तक है, ये तो है। विधि का शासन, जब आप इनकी पुस्तक देखते हैं द लॉज, तो उसमें विधि का शासन है, द लॉज है ना। गणतंत्रवाद रिपब्लिक भी है। समतामूलक समाज, तो आपके मस्तिष्क में एक विचार हो रहेगा कि देखिए उसमें महिला और पुरुष बिल्कुल समान थे, तो समतामूलक भी हो गया। तो अप्रबुद्ध निरंकुश था, तो खुद तो नहीं कहता कि मेरा जो दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध निरंकुश होगा। ये बात तो बारकर बोलता है। बारकर बोलता है कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो एनलाइटेंड टायरेनी है। तो अब आप संकट में आ गए। तो इसका तात्पर्य ये है कि वो पूछना ये चाहता है कि दरअसल ये है उसका चिंतन, वास्तविक जो चिंतन है कि उसका दार्शनिक राजा कैसा होगा। जैसे हम पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि धरती और धातुओं से जन्मा जो मिथक है वो इसको निरंकुश करता है। तो ये है इसकी प्रबुद्ध निरंकुशता, ये बारकर ने कहा है, ये इसके संबंधित। तो हम कहें रिपब्लिकनिज्म है ही नहीं रिपब्लिकनिज्म, क्योंकि वो तो कुलीन तंत्र में विश्वास करता है, अरिस्टोक्रेसी में विश्वास करता है। नंबर 1, विधि का शासन है नहीं क्योंकि वो व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। समतामूलक है नहीं क्योंकि समाज तो 3 भागों में बंटा है। यहां तक कि सेबाइन ने और अंबेडकर ने आलोचना भी की है इसके समाज की, कि इसका समाज बिल्कुल ही, अंबेडकर जी ने तो यहां तक आया कि वैसे ही बंटा हुआ है जैसे भारतीय समाज वर्णों में बंटा हुआ, तो ये 3 वर्गों में बंटा हुआ है, तो ये तो है ही नहीं। फिर ये बच गया। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े समझने होते हैं।
अब है पत्नियों व संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए, संपत्ति का साम्यवाद तो समझ में आता है कि कार्ल मार्क्स थे, लेकिन इससे पहले देखिए पत्नियों का साम्यवाद है, तो स्वाभाविक है कि इसके जो हैं वो प्लेटो ही मिलेंगे। और कोई विचारक ऐसे विचार नहीं करता जिसमें परिवार यानी पत्नियों और बेटे बेटियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद, तो ये कार्ल मार्क्स का नहीं है। हाँ, संपत्ति का साम्यवाद कार्ल मार्क्स का हो सकता है, लेकिन ये परिवार पत्नी और संपत्ति का जो साम्यवाद है इसका संबंध प्लेटो से है। यानी जो दार्शनिक शासक होंगे और जो सैनिक होंगे, यानी जिनको संरक्षक कहा गया, गार्जियन कहा गया है, वो न तो परिवार रखेंगे और न ही वो संपत्ति रखेंगे। रिपब्लिक का लेखक कौन है, बस यहां से, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आप ये सोचते हैं कि ये किसकी पुस्तक है, क्योंकि इतनी सिंपल पुस्तक तो पूछी नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। कई बार क्वेश्चंस इतने सिंपल आते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये आप में मैं गारंटी लेता हूं 20% इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, क्योंकि आप टफ करते रहते हैं और कई बार क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल आ जाता है। तो ये आप खुद ही सही कर लो, ये प्लेटो की है कि प्लेटो की किस पुस्तक का महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया। तो महात्मा गांधी ने प्लेटो की पुस्तक अपोलॉजी, जिसमें वर्णन है सुकरात पे चलाए गए मुकदमे का, कि न्यायालय में सुकरात को बुलाया गया, उसके ऊपर आरोप लगाए गए और उन आरोपों के जवाब में सुकरात क्या जवाब देता है, अपोलॉजी में वही है। और गांधी जी ने सत्यवान के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया, सत्यवान के नाम से। तो सत्यवान किसकी कथा है? कई बार ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन आ गया और ये पूछ लिया गया कि महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी है गुजराती में सत्यवान, बताइए ये किस के ऊपर लिखी गई है? तो हम कह सकते हैं सुकरात के ऊपर लिखी गई है, सुकरात में जो मुकदमा चला था उसके ऊपर लिखी गई है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है और ये इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है कि सब फिर ये पूछ लिया जाए कि सत्यवान किसका वर्जन है? तो ये अपोलॉजी का वर्जन है। निम्नलिखित विचारकों में किसने यह विचार दिया कि पश्चिमी विचार या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी? लेकिन ये पूरा वाक्य ऐसे नहीं है, आगे ये भी है, लेकिन कभी भी ये गैर प्लेटोवादी नहीं रहा। देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि पश्चिम का पूरा दर्शन देखो, या तो ये प्लेटोवादी रहा है यानी आइडियलिज्म पे विश्वास करने वाला रहा है, या फिर प्लेटो का विरोधी रहा है। प्लेटो का विरोधी का तात्पर्य है कि ये फिर मैटेरियलिज्म से संबंधित रहा है, भौतिकतावाद से संबंधित रहा है। लेकिन वो तीसरा रास्ता नहीं है, आइडियलिज्म और मैटेरियलिज्म को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, यानी कभी भी गैर प्लेटोवादी नहीं रहा। तो ये कहना है कार्ल रेमंड पोपर का। तो पोपर ने बहुत कुछ लिखा है कार्ल मार्क्स के ऊपर, प्लेटो और हेगल के ऊपर, क्योंकि इनको तीनों को वो ओपन सोसाइटी का दुश्मन बताता है। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसके 3 एनिमीज है, प्लेटो, हेगल और कार्ल पोपर। तो अपन चर्चा यही कर रहे थे कि ये है ऐसी पूरी लाइन की पश्चिमी विचार यानी पश्चिमी दर्शन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन गैर प्लेटोवादी नहीं रहा। ऐसी एक बात और हम पढ़ते हैं, जब हम जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं, जॉन रॉल्स, तो जॉन रॉल्स के जो विरोधी हैं वो उन्हीं के साथ एक प्रोफेसर रहे थे, नोजिक। नोजिक कहते हैं कि न्याय का सिद्धांत प्लेटो के देने के बाद या तो आप प्लेटो के समर्थक हैं या प्लेटो के विरोधी हैं, आपके पास कोई और तीसरा रास्ता नहीं है। तो जॉन रॉल्स के बारे में ऐसी ही बातें रॉबर्ट नोजिक ने कही है। तो ये हमने वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए जिनका संबंध प्लेटो से था। तो अगर आप इन क्वेश्चन को आप देख लेंगे, उसके बाद आप जो वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन भांति भांति से रिपीट हो जाएंगे, आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ घूम फिरा के इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आता है लगभग 30-40% तक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।